दोस्तों, इस अध्याय में हम रासायनिक अभिक्रिया और उससे संबंधित समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अनेक प्रकार की अभिक्रियाएं और समीकरण तथा संतुलन की अवस्थाओं को भी जानकारी लेंगे। जैसा कि यहाँ पर एक प्रयोग दिया गया है कि एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाए तो क्या होगा। मैग्नीशियम रिबन एक प्रकार का धातु होता है जो थोड़े से उच्च ताप पर जलना प्रारंभ कर लेता है। ठीक है, अगर हम किसी स्पीड के माध्यम से बर्नर की सहायता से रिबन को अगर जलाना स्टार्ट करें तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की सहायता से जलेगा, ठीक है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की सहायता से जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, और जलने की कुछ प्रोसेस में यह होता है कि वह बहुत चमकीली लौ के साथ जलता है। दूसरी बात, जलने के बाद कुछ राख जैसी पदार्थ बचता है जिसे ही हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, कुछ प्रोसेस इसमें क्या हुआ, जैसा कि प्रयोगशाला में आपको देखने को मिलेगा कि यह चमकदार लौ के साथ जलेगा तथा मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और सफ़ेद चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कुछ राख बचेंगे जिसे इस सफ़ेद चूर्ण का नाम दिया जा रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यह उसका फार्मूला होता है, यह उसी का चूर्ण है। उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच में अभिक्रिया के कारण यह बनता है। मतलब बोल रहा है सीधी सीधी बात में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन कौन से अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, क्या क्या परिवर्तित होता है। तो देखिए, अवस्था परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकास और उत्सर्जन होता है, या तो गैस निकलेगी या तो निकलेगी या उत्सर्जित होगी। दूसरा, तापमान में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में इन 4 प्रकार की अवस्थाओं में बदलाव होता है। पहला, अवस्था में परिवर्तन, ठोस द्रव गैस में परिवर्तन, रंग भी बदल जाएगा, गैस निकलेगी और तापमान में भी परिवर्तन होता है, या तो ठंडा होगा या तो गर्म होगा। ठीक है, चलिए रासायनिक समीकरण के बारे में देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जब दो पदार्थों को आपस में रिएक्शन कराया जाता है। ठीक है, जब दो पदार्थों को आपस में रिएक्शन कराया जाता है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन किया गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन कराया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, तो इस प्रकार का जो समीकरण प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार का जो समीकरण प्राप्त हो रहा है उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, और उसको हम शाब्दिक रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से हम आसानी से इन भाषाओं को भाषा में भी लिख सकते हैं और सांकेतिक रूप में भी यही ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनने का फार्मूला है, जिसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि जैसा कि अभी हम लिखे थे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मतलब यह दोनों अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। इस वाले तीर को हम बराबर कहते हैं। क्या कहते हैं? बराबर। मतलब केमिस्ट्री की भाषा में चाहे रासायनिक समीकरण को की अवस्था में बराबर को तीर के रूप में दिखाया जाता है, और इधर जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, मतलब बाएं साइड, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारा क्या होता है, दो अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। और एरो के बाद राइट हैंड साइड वाले को जो होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। मतलब यह एरो है, इधर राइट हैंड साइड है और इधर लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो इधर क्या होते हैं? दो अभिकारक होते हैं। ठीक है, इधर क्या होता है? हमारा उत्पाद होता है। ठीक ना, ये उत्पाद भी ए प्लस बी चाहे बी प्लस ए के रूप में होंगे। दो उत्पाद भी प्लस के रूप में जुड़े रहते हैं। तो यह वाला हिस्सा हम केमिस्ट्री के रूप में बराबर के रूप में डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, तो वही आपको बताया थे। या तो हम शाब्दिक रूप में भी लिख सकते हैं या तो सांकेतिक रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सांकेतिक रूप में लिखा गया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से एक चीज़ देखने को मिलेगी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो लिखा गया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर मैग्नीशियम 1 दिख रहा है और यहाँ पर देखिए 1 दिख रहा है। मतलब उत्पादों की संख्या बराबर, अभिकारकों का द्रव्यमान जो होता है उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऐसा नहीं हो तो यह आपका इक्वेशन गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम 1, इधर मैग्नीशियम 1,
यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बट यहाँ पर ऑक्सीजन 2 नहीं है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब यह समीकरण जो है संतुलित नहीं है। ठीक है, इस तरह को हम समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसा कि जब पानी बनता है तो हम लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर H2O। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर तो 2 है बट ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1 है। तो यह जो समीकरण बना हुआ है, यह समीकरण आपका संतुलित समीकरण नहीं है। तो आगे वही चीज़ हम पढ़ेंगे कि संतुलित समीकरण का क्या महत्व है और इसको हम क्यों संतुलित करते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे हमें देखने को मिलेगा कि आपने कक्षा 9 में एक नियम पढ़ा होगा जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम यही कहता है कि जब दो वस्तुओं को मिलाते हैं, जब दो वस्तुओं को मिलाते हैं तो एक उत्पाद बनता है। ठीक है, मतलब इधर का जो द्रव्यमान होता है इधर के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। मतलब हम तो द्रव्यमान न पैदा कर सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं, भले ही उसकी अवस्था बदल दें। ठीक है, तो वही चीज़ कहा बोला गया है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में यह बोला गया है कि रासायनिक अभिमान द्रव्यमान न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, न ही खत्म हो। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। कहा गया है कि इधर अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान, यह अभिकारक तत्व द्रव्यमान है। ठीक है, और यह क्या है, उत्पाद उत्पाद द्रव्यमान है। मतलब अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यहाँ पर इक्वेशन में हम देखते हैं तो इधर मैग्नीशियम 1, यहाँ पर मैग्नीशियम 1, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन तो बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान के बराबर नहीं है। ठीक है, और यही द्रव्यमान को बराबर करने के लिए हमें समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, देखिए एक इक्वेशन दिया गया है, नीचे देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करने हैं। जिंक प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, एरो, एक मिनट गलत हो गया, जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिंक 1, इधर जिंक 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर सल्फेट 4, यहाँ पर सल्फेट ऑक्सीजन 4 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 सल्फर 1। मतलब इधर का जो द्रव्यमान का है संरक्षण नियम लागू हो रहा है। मतलब अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है, अर्थात यहाँ पर समीकरण संतुलित है। और आगे चलिए देखते हैं। तो आगे देखिए, आगे जब देखते हैं तो हमें एक इक्वेशन दिखाई पड़ रहा है। अब इस इक्वेशन में ध्यान से देखिए, यह इक्वेशन है Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, यह आपका इक्वेशन है। अब इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए और इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं और समझते भी हैं। यहाँ पर देखिए आयरन 1 बराबर के इधर आयरन 3। ठीक है, अब इसको संतुलन कैसे होगा, जब इधर 3 है तो इधर भी 3 कर दीजिए। ठीक है, तो हम अगला इक्वेशन लिखेंगे, अगले इक्वेशन में लिखेंगे 3Fe, ठीक, धन H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब गिनने का प्रयास करिए, 3 Fe, 3 Fe, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। अब देखिए ये 4 ऑक्सीजन, यह 1 ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो जब इधर 4 है तो यहाँ पर भी 4 करिए। तो 4 आप कहाँ पर लगाएंगे, 4 यहाँ पर नहीं लगाएंगे, 4 यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि यह एक अणु है,
यह एक कंप्लीट अणु है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, तो उसको आगे हम लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करेंगे 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। देखिए, लेकिन ऑक्सीजन तो कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन के 4 अणु हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के कितने अणु हो गए? देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो ये है और 4 हाइड्रोजन ये है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 है, तो इसको भी 8 करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 4 लगा देंगे, तो 4 दूनी की 8, इधर भी 8 हो जाएगा, इधर भी 8 हो जाएगा, इधर भी 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, आयरन 3 था ये है, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, जो लिखा गया वही कंप्लीट कर दीजिए। 3Fe 3Fe प्लस 4H2O एरो के आगे है Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, इस तरह से आपका समीकरण संतुलित हो गया। और इसी तरह से हम समीकरण को संतुलित करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, यह आपका समीकरण दिया गया था पहले, और यहाँ पर संतुलन की अवस्था लिखी गई है। देखिए, जो हम अभी लिखे थे 3Fe प्लस H2O एरो या फिर 3O4 प्लस 4H2O। ठीक है, चलिए आगे। भौतिक अवस्था में संकेत के लिखना। संकेत कैसे लिखा जाता है? देखिए, संकेत ऐसे लिखा जाता है कि कोई भी तीर है, तीर के ऊपर और नीचे भी कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है, देखिए ऊपर और नीचे क्या लिखा जाता है? तो ऊपर लिखा जाता है कभी कभी अभिक्रिया में परिस्थितियाँ में, जैसे ताप को, दाब को, उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। क्या क्या लिखते हैं? ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को अभिक्रिया में तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। ठीक, अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों को हम पहचानते हैं। जैसे कुछ चीज़ें गैस होती हैं, तो गैस को जी से, लिक्विड को एल से, सॉलिड को सॉफ्ट मतलब ठोस को एस से लिखा जाता है। ठीक है, द्रव या तरल अवस्था, जी का मतलब गैस। यह गैसीय अवस्था को जी से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो अभी भी यह समीकरण लिखा गया था 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। तो यहाँ पर देखिए, आयरन हमारा सॉलिड होता है तो इसको एस लिख देंगे। H2O मतलब पानी, मतलब लिक्विड हो गया। ठीक है, तो इसको हम एल लिखेंगे। H2O एल, चाहे अगर गैसीय अवस्था में तो जी भी लिख सकते हैं। तो यह Fe3O4 यह होता है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड तो ठोसी अवस्था में होता है, तो इसको हम सॉलिड लिख देंगे। यह हाइड्रोजन गैस होता है, तो गैस को हम जी से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एस जी एस जे, इस तरह से जो भी चीज़ जिस अवस्था में होगा उसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम तीर के ऊपर लिखते हैं। क्या क्या होता है? ताप, दाब, उत्प्रेरक, इन सब चीज़ों को हम तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती हैं, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है, संयोजन का मतलब होता है मिलान या मिलाप। ठीक है, मिलना। जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं या फिर दो अभिकारक आपस में मिलकर के एकल अनुपात बनाता है, उसे ही कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में ये होता है कि दो उत्प्रेरक नहीं, दो अभिकारक। यहाँ पर देखिए, कोई अभिकारक ए है, ठीक है, कोई अभिकारक बी है, दोनों को आपस में क्या किया गया? मिलाया गया। ए बी मिला करके ए बी बना दिया गया, या उत्पाद बन गया। क्या बन गया? उत्पाद बन गया। ठीक, यह अभिकारक हैं दोनों, अभिकारक ए और बी। ठीक है,
उत्पाद बन गया। तो इसी प्रकार के अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन विक्रिया में दो चीज़ों को मिलाया जाता है। जब दो चीज़ों को मिलाया जाता है तो एक चीज़ बन जाती है, उसे ही हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि आपको दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चीना प्लस CaO प्लस H2O मिलाते हैं तो बन जाता है CaH2S। ठीक है, यह बन जाता है आपका एक एकल अनुपात, एकल उत्पाद बन जाता है यह। ठीक है, जैसा कि उसके पहले भी हम बताए थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह भी एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, यह भी क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है, जिसमें क्या हो रहा है कि दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको जब कोयला को दहन किया जाता है, जब कोयला को जलाया जाता है, मतलब कभी भी कोई भी चीज़ जलाई जाती है तो वो हमेशा ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, तो उस चीज़ में ऑक्सीजन को लगाना आवश्यक होता है। कोयला का मतलब सी कार्बन, ऑक्सीजन को जब जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा ये बताइए कि हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन को जब जलाया जाता है तो क्या बनता है, पानी बनता है। क्या बनता है, पानी बनता है। आई बात समझ में, हाइड्रोजन जलता है तो पानी बनता है। यह क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन को दहन किया जाता है, हाइड्रोजन को या तो जलाया जाता है या फिर दहन किया जाता है तो क्या बनता है। तो जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो वह बनता है आपका ऑक्सीजन, सॉरी पानी बनता है। क्या बनता है, पानी बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यह बनने की प्रक्रिया या विक्रिया ही संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दो चीज़ों को मिला करके एक अनुपात मिल रहा है, देखिए एक चीज़ बन रही है, एक चीज़ बन रही है, एक चीज़ बन रही है। ठीक ना, आगे देखिए, देखिए यहाँ पर दिया गया है जल का निर्माण कैसे होता है। जल का निर्माण भी संयोजन अभिक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, इसमें दो अभिकारों को मिला दिया जाता है। आगे देखिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा पैदा होती है। जब दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं तो वो अभिक्रिया जब कंप्लीट होती है तो उस अवस्था में ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अब वह ऊष्मा निकलती है तो उसका उपयोग अभिक्रिया के जो भी द्रव्यमान होता है उसका तापमान बढ़ जाता है। ठीक, अच्छा देखिए यहाँ पर दिया गया है प्राकृतिक गैसों का दहन, मतलब प्राकृतिक गैसों को जलाना जाता है, जैसे मीथेन CH4। मीथेन को जब हम जलाते हैं, अभी बताएं कि कभी भी कोई भी चीज़ जलाई जाती है तो उसमें ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस ऊर्जा, यह सब निकलता है। मीथेन को जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा, देखिए जिस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, आप जानते हैं कि जैसे गैस जलाया जाता है, गैस जलाते हैं तो ऊष्मा निकलती है, तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए यह वाली अभिक्रिया हमें ऊष्माक्षेपी बता रही है। कुछ नहीं, दैनिक जीवन के उपयोग के हिसाब से भी हम चलेंगे तो हम उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज। हमारे बॉडी में क्या होता है कि जब कोई ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी को चलने के लिए तभी ऊर्जा मिलती है। इसी ऊर्जा से ही हमारी बॉडी संचालित होती है। यह ऊर्जा बॉडी में ATP के रूप में होती है, जिसे हम एडेनो ट्राइफॉस्फेट का नाम करते हैं। और क्या क्या बनता है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा निकलती है। ठीक है, यह हमारी शारीरिक शारीरिक विखंडन की अवस्था में ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर के हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे ही हमारी बॉडी क्या होती है, चलती है या जीवित होती है। इस अभिक्रिया में विशेष नाम श्वसन है, इसी को ही सांस लेना कहते हैं। दूसरा नाम क्या है, सांस लेना। सांस लेने की अगर कोई पूछ दे कि सांस लेना या श्वसन किसे कहते हैं तो आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊष्मा निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, उसे हम श्वसन का नाम देते हैं। ठीक है, श्वसन में क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। जब ऊर्जा निकलती है तो ऊर्जा निकलने वाली अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है,
चलिए देखिए आगे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब टूटना, वियोजन मतलब टूटना। टूटना क्या होता है? जब एक चीज़ दो हिस्सों में टूट जाती है, ठीक है, एक चीज़ जब दो हिस्सों में टूट जाती है उसे हम वियोजित अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ए बी कोई उत्पाद है, अगर उसको हम उष्मा या कोई सी अन्य अभिक्रिया के द्वारा उसे तोड़ते हैं तो वह दो हिस्सों में टूट जाती है, मतलब दो हिस्सों में ही वियोजित हो जाती है, अलग हो जाती है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एकल अनुपात दो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। और संयोजन अभिक्रिया में क्या था? संयोजन अभिक्रिया में था, संयोजन अभिक्रिया में था कि एक अभिकारक दो अभिकारक जब मिलते हैं तो एक उत्पाद बनता है। देखिए यहाँ पर दोनों में अंतर है। संयोजन में था कि दो चीज़ मिलकर के एक चीज़ बनाती है, और वियोजन में है कि एक चीज़ दो हिस्सों में टूट जाती है, ठीक है, इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी फेरस सल्फेट दिया गया है। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको उष्मा दी जा रही है, यह उष्मा ले रहा है तभी टूट रहा है, अन्यथा नहीं टूटेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। उसमें क्या था कि उष्मा निकल रही थी, कोई भी अभिक्रिया हो रही थी तो उष्मा निकल रही थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि इसको उष्मा दी जा रही है तो यह दो हिस्सों में टूट रहा है, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन तीनों हिस्सों में टूट रहा है, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो यह कोई भी एकल अनुपात एकल पदार्थ कई हिस्सों में अगर टूट रहा है तो उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आगे देखिए, यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जब कोई अभिक्रिया उष्मा की मदद से कंप्लीट होती है, उष्मा देने के बाद पूरी होती है, तो उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात उस अभिक्रिया को करने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। जो उष्मा सोखती है, जो उष्मा लेती है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO, इसको जब गर्म किया जाता है, इस उष्मा लिखने का मतलब ये होता है कि इसको गर्म किया जा रहा है, उष्मा दिया जा रहा है, तो क्या होता है CaO बन रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है। ये इन दो हिस्सों में टूट रहा है, जब कोई एकल अनुपात दो हिस्सों में टूट रहा है तो वही होता है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर भी उष्मा शोषी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उष्मा शोषी, ठीक है। देखिए, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग के हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण वैसा होता है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर बोल रहा है कि अगर सिल्वर क्लोराइड है, उसको अगर सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, अर्थात अगर हल्का से गर्मी दे देते हैं, तो वह सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है, ठीक है। ये अर्थात और उसका रंग भी बदल जाता है। अभी बताया गया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या होता है। आगे देखिए, तो आगे अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी अभिक्रिया है, इसको समझने का प्रयास ये करते हैं कि आखिर विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि विस्थापन का मतलब होता है हटा देना, विस्थापन, ठीक है, मतलब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है, यहाँ से इसको हटा करके अपना जगह बना लेता है। कब? मान लीजिए A + B, चलिए इक्वेशन समझते हैं, इसको आसानी होगी। देखिए, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट को जब आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ से क्या होता है कि यह जो कॉपर है आयरन से रिएक्शन करके अपना जगह बदल देता है। क्यों? क्योंकि आयरन की जो क्रियाशीलता होती है कॉपर से अधिक होती है, इस वजह से आयरन क्या करता है? कॉपर को हटा देता है, मतलब कॉपर की जगह आ जाता है आयरन और बन जाता है आयरन सल्फेट। और कॉपर क्या होता है? कॉपर अकेला रह जाता है, ठीक है।
कॉपर क्या होता है, अकेला रह जाता है। यहाँ पर देखिए विस्थापित कर दिया, मतलब कॉपर को हटा करके आयरन अपना जगह बना लिया और कॉपर विस्थापित हो गया। इसी कारण जब किसी कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को डाला जाता है तो क्या होता है कि जो लोहे की कील होती है, जो आयरन होता है, उसका रंग भूरा हो जाता है। ठीक, उसका रंग भूरा हो जाता है और विलयन का रंग मलिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह पहले था कॉपर सल्फेट, अब क्या बन गया, फेरस सल्फेट। इसी वजह से, ठीक है, पहले आयरन आयरन था, फिर अब हो गया फेरस सल्फेट। ठीक है, इसी वजह से आयरन का रंग हो जाता है भूरा और विलयन का रंग हो जाता है मलिन। ठीक है, यहाँ पर यह पूछा गया है कि लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है, अभी बताए हैं। और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट का विलयन क्यों मलिन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है, जिंक और कॉपर सल्फेट। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट को जब अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक की जो क्रियाशीलता है कॉपर की क्रियाशीलता से अधिक है, तो कॉपर की जगह पे जिंक आ जाएगा और जिंक क्या होगा, कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, यह क्या होती है, इस सब तरह की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जिंक कॉपर को विस्थापित कर दिया। ठीक है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो दो विस्थापित होते हैं, दो पदार्थ विस्थापित होता है। समीकरण की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि फेरस आयरन प्लस कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर सल्फेट कॉपर अलग हो जाता है। तो वो चीज़ अभी बताए थे। फिर से देखिए आगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि देखिए यह वाला पदार्थ इसकी जगह पे आ जाएगा और यह वाला इसकी जगह पे आ जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दो तत्वों का विस्थापन हो रहा है। दो तत्वों के विस्थापन होने की वजह से इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, अब आगे समझते हैं उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन, तो ध्यान से समझिए। जब किसी समीकरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जब किसी समीकरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है तो उसे कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। देखिए यहाँ पर कॉपर सिंगल था, अब क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया। ठीक है, यहाँ पर कॉपर के साथ एक ऑक्सीजन बढ़ गया। ठीक है, अच्छा फिर से एक और देखिए अभिक्रिया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इसमें क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल था और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इसके साथ ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। याद रखिए, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और यह अपचयन अभिक्रिया क्या कहलाती है कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। जैसे कॉपर ऑक्साइड है तो यह कॉपर ऑक्साइड में कॉपर अलग, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही अभिक्रिया का इक्वेशन दिया गया है। ठीक, यहाँ पर यह हो गया उपचयन का यश और किसका है, अपचयन का। अच्छा, कभी कभी किसी भी रासायनिक में दोनों अभिक्रियाएं होती है, उपचयन भी होता है और अपचयन होता है। तो जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं उसे उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन घट रही है, देखिए घट गया, तो यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बढ़ गया तो यह क्या हो गई, उपचयन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, चलिए
आगे हम देखते हैं कि संक्षारण क्या है। संक्षारण के बारे में जानते हैं। संक्षारण का मतलब होता है सिंपल भाषा में जंग लगना। ठीक, जंग लगना। और जंग लगने की कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी धातु का क्षरण होता है, कमज़ोर होती है, टूट जाती है, जल्दी ख़राब हो जाती है, जिससे हमें काफ़ी नुकसान भी होता है। ठीक है, यह धातु कई तरह के भी हो सकती हैं। इस प्रकार धातु से कोई भी वस्तु, इस प्रकार जंग से कोई भी धातु संक्षारित हो जाती है और नुकसान होता है। और यह धातु का संक्षारण खासकर हमारे आसपास पाए जाने वाले अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने से होता है। धातु का संक्षारण अम्ल, आर्द्रता और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से होता है, और इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत या तांबे के ऊपर हरी परत का जम जाना ही संक्षारण कहलाता है। ठीक है, और इस संक्षारण के कारण ही हमारे पुल, लोहे, रेलिंग, जहाज आदि विशेषकर धातु से बनी हुई जो भी चीज़ें होती हैं उनका काफ़ी नुकसान होता है। यह एक गंभीर समस्या है। इससे जो चीज़ निपटी जाएगी वह अगले अध्याय में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के नाम से ही आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है, गंध। गंध का मतलब होता है महक। महक में आने वाली परिवर्तन को ही विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि हमारी खाद्य सामग्री जो होती है, जिसमें वसा युक्त अथवा तैलीय पदार्थ आदि चीज़ों का लंबे समय तक रखने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, खासकर उनमें कुछ न कुछ ज़रूर सुगंध होती है। ठीक है, और अधिक लंबे समय तक रखने के कारण उनका वह उपचयित हो जाती हैं। जैसे कि तेल, वसा आदि में गंध विकृत हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तेल अथवा वसा विकृत गंधित क्यों हो जाती है, तो आप जवाब दे सकते हैं उपचयित होने के कारण। ठीक है, और यह भी पूछा जाता है कि इस उपचयन से बचने के लिए क्या किया जाता है, तो इस उपचयन से बचने के लिए उसके अंदर, पैकेट के अंदर, कोई भी किसी भी खाद्य पदार्थ के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस को मिला दिया जाता है, जिसके कारण उपचयन की अभिक्रिया कम हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा खाद्य पदार्थ सुरक्षित होता है और लंबे समय के लिए सेविंग कर सकते हैं उसको। इस तरह से यह अध्याय आपका समाप्त हुआ। अगले अध्याय के लिए अगला वीडियो फिर बना करके